टाइट्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पार्ट है। तुमने अक्सर रोड पे सुना होगा, दो लोग बातें करते हैं, रंग बदलती है दुनिया का कोई भरोसा नहीं जी, है ना। मतलब इस रंग बदलने वाली दुनिया का कोई भरोसा नहीं, मगर केमिस्ट्री के अंदर इसी बदलते रंग का भरोसा है। कमाल है ना। दुनिया के बदलते रंग का भरोसा नहीं, मगर केमिस्ट्री में इस बदलते रंग का भरोसा है, और इसे कहते हैं टाइट्रेशन। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है M1V1, और बेसिकली इसकी डेफिनेशन भी इसके ऊपर ही है। एक कॉन्सेप्ट है M1V1 = M2V2। कहीं कहीं से N1V1 वंस अपॉन ए टाइम N1V1 N2V2 भी लिखते थे, लेकिन जब से उन्होंने इक्विवेलेंट वेट की कॉन्सेप्ट हटाई, N1V1 वाली बात कहीं बैकग्राउंड में चली जाती है। तो इसका मतलब क्या है? तो टाइट्रेशन की डेफिनेशन ही यही है, टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन with the help of another solution whose strength and volume is known। तो यहाँ जो चीज़ें लिख रखी है ना, इसे यहाँ पे इन्होंने डाल रखी है कि जो अपना V2 है या जो V1 है, अगर मान लो हमें इसके बारे में ये नोन है और ये अननोन है, ऑन एन एवरेज हम यहाँ पे स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं करते, कि वॉल्यूम फाइंड आउट करने के अपने पास तरीके होते हैं। तो ये एक तरीके से टाइट्रेशन को डिफाइन करने का तरीका है। अब अगर तुम इसे इमेज के अंदर देखो, तो इमेज के अंदर ये चीज़ें हमें कुछ ऐसे दिख जाती है। ये सारी कहानी टाइट्रेशन के चारों तरफ घूमती है। सपोज इस वाली सॉल्यूशन को टाइट्रेंट कहते हैं, और जिसके बारे में हमें पता नहीं, इसकी हमें स्ट्रेंथ भी मालूम है और वॉल्यूम और स्ट्रेंथ बोथ आर नोन। और जिसके नहीं पता उसे इसमें लेते हैं, एनालाइट लिखते हैं। अब इसके स्टार्ट के अंदर तो वॉल्यूम भी नहीं पता और इसकी स्ट्रेंथ भी नहीं मालूम। हमने नीचे बीकर के अंदर जो चीज़ें ले रखी है उसकी M1 भी मालूम है और V1 भी मालूम है। हमने यहाँ से वॉल्यूम मेजर करी, इसके अंदर डाल दी, और इस वाली पार्ट में जिसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है, सपोज उसकी इनिशियल रीडिंग यहाँ पे 50 ml है और बाद में ये रीडिंग 30 ml आ गई, यानी कि इसकी वॉल्यूम तो हमने फाइंड आउट कर ली और वो वॉल्यूम है 20 ml, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? ठीक है ना, यूज करते हैं M1V1। इस वीडियो का पर्पस है टाइट्रेशन के डिफरेंट टाइप्स और उसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करना। डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ली, अब उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के हो सकते हैं, 4 टाइप्स की पॉसिबिलिटीज है। पहला है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, दूसरा है रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये जो टाइट्रेशन है ये हमें उतने पढ़ने की जरूरत नहीं। तुमने पढ़ा होगा ना, AgCl की जो वाइट प्रेसिपिटेट बनती है वो एक तरीके का प्रेसिपिटेशन है। कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन है जहां पे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बना रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये भी एक तरीके से जेई के मेडिकल या जेई के सिलेबस के बाहर है। तो अपनी सारी फोकस इस चीज के ऊपर रखनी है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रही है। यहाँ पे आयोडो और आयोडीमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इनके बीच के डिफरेंस को थोड़ी देर बाद देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी इसके टाइप बना रखे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, तो ये इनके टाइप्स बना रखे हैं। और यहाँ पे जो रेडॉक्स है इसमें परमैग्नेट है उसके बारे में या डाइक्रोमेट के बारे में बातें करते हैं। तो KMnO4 या K2Cr2O7 के बारे में बातें करते हैं। ये दो इनके बेसिक क्लासिफिकेशन है। मगर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एसिड बेस और रेडॉक्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जहाँ पे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात करें वो पूरे केमिस्ट्री के लिए वैलिड है। ये स्ट्रॉन्ग, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि स्ट्रॉन्ग एसिड से लेके वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से लेके वीक एसिड, वीक बेस तक वैलिड है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मे और मे नॉट चेंज। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेज, इस बात की गारंटी है कि इस वाली केस में ऑक्सीडेशन नंबर ने खुद को चेंज करना है। एक और भी चीज है, दिस इज बेसिकली वैलिड फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पे अपना जो कंसर्न है वो न्यूट्रलाइजेशन है, अपना कंसर्न है।
जबकि यहाँ पे एंड पॉइंट, अपना एंड पॉइंट एक तरीके का कंसर्न है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक विजन यूज़ नहीं करी तो हमें लगेगा कि दोनों बातें तो एक जैसी है, लेकिन फ़र्क ये है कि जहाँ पे हम एसिड बेस के अंदर में एसिड और बेस ले रहे, यहाँ पे हम सारी डिस्कशन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के अराउंड रखते हैं। तो ये एक बेसिक से डिफरेंसेस है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा KMnO4 या K2Cr2O7 के पढ़ रहे हैं, इस वाले केसेस के अंदर सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारा पार्ट है ही नहीं। जो NTA ने सिलेबस दे रखे, उन्होंने इंडिकेटर के बारे में बातें करी, बट द कंसर्न ऑफ NTA इज नॉट टू डिस्कस अबाउट दिस डिवीजन, सिमिलैरिटी एंड दिस थिंग्स, दे वांट टू नो व्हाट इज द यूज ऑफ इंडिकेटर। सो चैप्टर विल स्टार्ट, proper chapter will start with the use of indicator and the concept behind the indicator, but this is the background, these things are the background। अब यहाँ पे एक सवाल रह जाती है आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री के बीच का डिफरेंस। आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री, तो इसमें देखोगे जहाँ पे आयोडी लिखा है, इस आयोडी के अंदर हमने आयोडीन एज इट इज यूज करी, इसके अंदर हमने आयोडीन यूज करी, यहाँ पे I2 लिख रही, लेकिन जहां पे आयोडो करा वहां पे Ki, इट मीन्स I नेगेटिव ले रही। तो इसका हमें ध्यान रखना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जहां पे हमने I2 यूज करा वहां पे आयोडी है, जहां पे I नेगेटिव यूज करा वो आयोडो है। तो दो तरह के टाइट्रेशन हो सकते हैं, एक बार हमने जब सीधा आयोडीन यूज करा और दूसरी बार जब हमने Ki या आयोडीन के कोई सॉल्ट यूज करे। तो ये इनके बीच की बेसिक से डिफरेंस है। एक बार इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बातें करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बातें करते हैं, टाइट्रेशन के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में बातें करते हैं। ये पहला पिपेट, ये पहली इंस्ट्रूमेंट है, पिपेट नाम है, इसका काम है सेलेक्ट द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। हमने इस कंटेनर के अंदर मतलब एक्स अमाउंट वॉल्यूम ले ली, मगर अपनी रिक्वायरमेंट सिर्फ 20 ml की है, तो पिपेट के अंदर कैलिब्रेशन है, यहाँ से 20 ml पकड़ ली और इसके बाद हमने उसे इस वाली ये जो कंटेनर है इसके अंदर हमने डाल दिया और यहाँ पे एक इंडिकेटर डाली। इंडिकेटर का पर्पस होता है कि एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट, इनके बीच में भी डिफरेंसेस है। तो एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट जब हमने इंडिकेटर की थ्योरी पढ़नी है वहाँ पे इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है। तो एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए कि वो पॉइंट आ गई, ये कैसे मालूम होगा, तो ये कैसे मालूम होगा इसके लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं और बेसिकली उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से ये चैप्टर स्टार्ट होनी है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक फॉर्म में एक मीडियम में कलरलेस होता है और दूसरे मीडियम के अंदर कलर्ड हो जाता है। अगर वो एसिडिक मीडियम में कलर्ड है तो बेसिक मीडियम में कलरलेस होना है, एंड वाइस वर्सा। कई बार क्या होता है उनके कॉन्ट्रास्ट कलर होते हैं, जैसे रेड से ब्लू, ये ऐसी चीज़ है जो किसी मतलब ऐसे बंदे को जो कलर बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता वो भी बता सकता है रेड से ब्लू हो गई चीज़ें। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं पहले बता रखी है कि यहाँ से कैलकुलेटेड वॉल्यूम यूज करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम भी नोन है और स्ट्रेंथ भी नोन है, इनकी चीज़ें नोन है। इसकी जो वैल्यू है, इस वाली जगह से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं और एक बारी हमने जब दोनों को मिक्स करा तो हमने फॉर्मूला यूज करा M1V1 इज इक्वल टू M2V2 और यहाँ से हमने निकाल ली M2 इज इक्वल टू लेट इट बी M1V1/V2। तो ये तरीका है इन चीज़ों को फाइंड आउट करने का। अब इस बात की बहस होती है कि अगर इक्विवेलेंट पॉइंट या एंड पॉइंट आ गए तो हमने कैसे पता होना कि ये चीज़ें आ रखी है, जब तक कोई कॉन्ट्रास्ट कलर चेंज ना हो तब तक कैसे कर सकते हैं। तो टाइट्रेशन के अंदर जिस कंपाउंड को यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट कलर क्रिएट करने के लिए, दे आर नोन एज इंडिकेटर्स। एक तो बाइक में इंडिकेटर्स होते, एक टाइट्रेशन के अंदर भी इंडिकेटर्स है। अब ये इंडिकेटर्स का काम क्या है, टू इंडिकेट एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट तो इंडिकेटर यूज कहां पे करते हैं, एंड पॉइंट पे या इक्विवेलेंस पॉइंट पे। तो डिबेट के दो पार्ट है, या तो वो एंड पॉइंट के ऊपर यूज कर रहे, या तो हमने इसे एंड पॉइंट के ऊपर यूज करा या इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर यूज करो। तो इंडिकेटर दोनों जगह यूज करते हैं या किसी एक जगह पे यूज करते हैं, तो आंसर है एंड पॉइंट पे इंडिकेटर्स यूज करते हैं। क्यों? टू इंडिकेट कलर चेंज,
तो कलर चेंज एंड पॉइंट के ऊपर हो रखा है। तो फिर इक्विवेलेंस पॉइंट के अंदर क्या करते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है पॉइंट वेयर वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। कलर एग्जैक्टली इस जगह पे चेंज होनी है, आंसर है मे और मे नॉट बी, क्योंकि कलर चेंज करने के लिए हम जिन इंडिकेटर्स को यूज करते हैं उनका एक रेंज होता। तो जहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गई, अब कलर चेंज होने स्टार्ट होने हैं यहाँ से कुछ एक पॉइंट तक, तो एक रेंज है। इक्विवेलेंस पॉइंट शार्प एक पॉइंट है, एंड पॉइंट एक रेंज है। जैसे तुमने देखा होगा 3 to 4.5 या 8 to 10 ऐसे, तो वहाँ पे एक रेंज है। लेकिन इस वाली केस में कोई रेंज नहीं है। जनरली क्या होता कि ये पहले आती, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, यानी कि पहले इक्विवेलेंस पॉइंट आनी है एंड दे हैज टू बी फॉलोड बाय एंड प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट किससे करते हैं? तो ये सारी चीज़ें, एक तो लिटमस, लेकिन लिटमस क्या है, इतना साइंटिफिक और इतनी एक्यूरेसी है नहीं उसके अंदर। वो पहले किसी ज़माने में, आज से 150 साल पहले इंपॉर्टेंट हो। वी आर हैविंग मच बेटर इंडिकेटर्स टुडे। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द लिटमस? तो लिटमस की सेंसिटिविटी लेवल कम है, लेस सेंसिबल है। और क्या है इसमें? ब्लू लिटमस टू रेड एंड रेड टू ब्लू। अगर इसने ब्लू से रेड करा तो एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है, और अगर इसने उल्टा करा तो मीडियम बेसिक है। तो जो लिटमस पेपर बनाए जाते उनमें जो एक कलर से दूसरे कलर के बीच का जो डिफरेंस होता है, अगर तुमने कभी लिटमस पेपर देखी हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो जो ग्रेडिंग है ना, वो ग्रेडिंग मान लो एक जगह ऐसी लिखी है, अगली ग्रेडिंग थोड़ी ऐसी। अब कई बार ये जो 2 लाइन की ग्रेडिंग है, या एक लाइन और पकड़ लेती, मान लो ऐसी लाइन है। अब इन तीनों लाइनें एक दूसरी जैसी नहीं है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर वो लाइन इसके जैसी है, इसके जैसी है, इसके जैसी है, ये बताना बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है कि इसके अगेंस्ट वैल्यू लिख रखी हो 3.5, इसके अगेंस्ट वैल्यू लिख रखी हो 4, इसके अगेंस्ट वैल्यू लिख रखी हो 4.5। तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि तुम्हें 3.5 लेना चाहिए या 4.5। व्हाट शुड बी द मोर एक्यूरेट आंसर? क्योंकि ये सब कुछ इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं। इट्स ए सब्जेक्टिविटी, इट्स ए मैटर ऑफ सब्जेक्टिविटी। उस बंदे को वो कलर इस तरीके की दिख रही, इस तरीके की दिख रही, या ये भी हो सकता है कि वो एक्चुअल कलर इस तरीके से हो, वो एक्चुअल कलर इस तरीके से हो, और वो इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो इन सारी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि ये उन 2 पॉइंट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो इनके कारण ये आउटडेटेड हो गए। इसकी जगह पे आ गई मिथाइल ऑरेंज। यहाँ पे चीज़ें बड़ी आसान सी है। इन सब के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो हमने फिनोप्थलीन पकड़ी तो ये HPH लिखते हैं। इंटेंशनली क्या करते कि अगर यहाँ पे ये कलरलेस है, अगर ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म कलरलेस है, तो आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर इसे कलर्ड होना है, तो आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर इसे कलर्ड होना है। अब लॉजिक बहुत सिंपल है, वो कलर H पॉजिटिव के साथ एसोसिएटेड होगी, आंसर है नहीं। अगर H पॉजिटिव और OH निगेटिव के साथ कलर हो तो वाटर शुड बी कलर्ड कंपाउंड, वाटर कलर्ड तो है नहीं। तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव के साथ कलर नहीं होते, तो जो बच गए उनके साथ कलर होते हैं। यानी इस वाले केस में जो कलर है, कलर इज एसोसिएटेड विद एनाइन, कलर इज एसोसिएटेड विद एनाइन। तो ये जो पिंक कलर है, स्टार्ट में क्या है, ये कलरलेस है, ये पार्ट कलरलेस है, और ये पार्ट पिंक कलर का है। तो ये पार्ट पिंक कलर का है। कैसे नोटिस करा? जैसे ही तुमने बेस डाली, ये हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाते हैं, एनायनिक फॉर्म के अंदर हो जाते हैं। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं इन 2 इक्वेशंस के बीच में, इन 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अपने लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आंसर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि दिस कलर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ pH नेगेटिव, बिकॉज ऑफ द pH नेगेटिव इज द कलर्ड कंपाउंड, वी आर गेटिंग कलर आफ्टर द आयोनाइजेशन, नॉट बिफोर दैट। और ये क्या है? ये खुद क्या है? इटसेल्फ इज ए वीक एसिड, इटसेल्फ इज ए वीक एसिड, so suitable
टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसलिए तुम देखोगे इनकी जो पीएच की रेंज है वो 8 से 10 के बीच की है। इसका उल्टा करते हैं, अगर ये एसिडिक है तो किसके लिए काम आ रहा, वीक एसिड है तो किसके टाइट्रेशन में काम आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन में काम आ रहा। उल्टा करते हैं, कोई एक वीक बेस है वो किसके साथ काम आएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ काम आएगा। कोई एक वीक बेस है तो उसमें कौन से पार्ट कलर्ड होने चाहिए, तो उसके कैटायनिक पार्ट कलर्ड होने। आफ्टर आयनाइजेशन दे आर गोइंग टू क्रिएट द कलरफुल कैटायन। नाउ इन दिस केस इट वाज द कलरफुल anion. Now in the opposite case it is going to be colorful cation. And how it is? Let's see. This is the case of methyl orange. It's a structure of methyl orange. ये खुद क्या है, itself is a weak base. Itself is a weak base, so suitable for titration between weak base plus strong acid। अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच की वैल्यू कहाँ पे आएगी, पीएच की वैल्यू कुछ 3 से 5 के बीच आ गई। तो अभी हम लोगों ने दो चीजें देखी, क्या देखी, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड प्लस वीक बेस। इनके बारे में भी डिस्कस नहीं करा। तो मिथाइल ऑरेंज की ये स्ट्रक्चर है और इस वाली केस में ये येलो फॉर्म के अंदर है। अगर तुमने इसे बेसिक एसिडिक मीडियम में डाली तो ये खुद को इस वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है, इसने खुद को इस वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। और इस वाली फॉर्म में ये पिंक कलर, ये दो फॉर्म है, क्यूनाइड फॉर्म है और ये बेंजोनाइड फॉर्म है। बेंजोनाइड फॉर्म जनरली येलो इन द कलर है, लेकिन अगर ये क्यूनाइड फॉर्म में हो तो ये पिंक कलर के हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पिंक नहीं है, बट ऑफकोर्स इतने हैं कि तुम्हें पीले से पिंक के बीच का डिफरेंस समझ आएगा। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या रखी है, तो जो डबल बॉन्ड है वो बाहर की साइड पे आ गए। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो बाहर की साइड पे आ गए, ना कि डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के अंदर है। तो इसने कलर की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दी, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं जो फेमस भी है और इंपॉर्टेंट भी। तो पहली बात मिथाइल ऑरेंज के साथ करते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो सूटेबल है, जिसके बारे में भी सारी चीजें डिस्कस करी, दैट इज फ्रॉम 3.1 टू 4.5। और जो दूसरी बात डिस्कस करी वो फिनोप्थलीन है, उसकी रेंज कितनी है, 8.2 टू 10.2। बीच के दो है, एक मिथाइल ऑरेंज की सब डिवीजन है और एक फिनोप्थलीन के टाइप का है। फिनोप्थलीन तो नहीं कह सकते। तो ये इनके कलर हैं जो अलग अलग मीडियम के अंदर है, तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो इंडिकेटर्स हैं उनमें दोनों कलर्ड नहीं होते। अगर कैटायन कलर्ड है तो एनायन कलर्ड नहीं होंगे, और अगर एनायन कलर्ड है तो कैटायन कलर्ड नहीं हो सकते। अगर वो बेस है, वीक बेस है, तो उसके कैटायन कलर्ड होने हैं। अगर वो वीक एसिड है उसके एनायन कलर्ड होने हैं। So what can be the bullet point for the oxalic acid versus KMnO4 titration? Number 1, what type of titration is this? Type of the titration. Number 2, what type of the indicator can be used? Number 3, equation. And number 4, procedure. Because what's the aim is there? We need to find the strength of KMnO4 by using the oxalic acid. So this is the basic purpose. अब अगर हमने इसके टाइप निकालनी है, ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, तो हमने टाइट्रेशन के टाइप्स पढ़े थे और उसमें जो दूसरा टाइप है, जो रेडॉक्स का टाइप है, ये उसकी मतलब रेडॉक्स के टाइप का ये एग्जाम्पल है। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, इंडिकेटर की जगह पे यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं करते। KMnO4 एक्ट्स एज ए सेल्फ इंडिकेटर। और इस एक्सपेरिमेंट में एक और भी कमाल की चीज होती है, इसमें कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं है ना, कैटलिस्ट भी नहीं चाहिए। Mn2 पॉजिटिव दैट गेट्स जनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। बड़ी कमाल की चीज है। फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो? फॉर्मूला तो वही यूज करते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। और अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैटर पकड़ना है तो N1 N2 भी कर ले, जो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। इनके प्रोसीजर क्या है, देखते प्रोसीजर क्या है।
तो ये चारों चीज़ें बिल्कुल फिक्स है। टाइप क्या है, ये रेडॉक्स के टाइप है। इंडिकेटर कौन सा है, कोई भी इंडिकेटर नहीं है, बिकॉज KMnO4 इटसेल्फ एक्ट्स एज ए इंडिकेटर। कोई कैटलिस्ट है क्या, आंसर है कैटलिस्ट भी नहीं है। क्यों, जो Mn2 पॉजिटिव है दैट इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। कमाल की चीज़ है। और रिएक्शन क्या है, N1 मल्टीप्लाइड बाई M1V1 इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाइड बाई M2V2। तो बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या करना भाई, हमने पहले क्या करा, इसके दो पार्ट्स पकड़े, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ये KMnO4 नेगेटिव है, ये +7 स्टेट के अंदर है, ये +2 में है। ये ऑक्जिलेट को अगर हमने बैलेंस करा तो इसमें यहाँ पे 2 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए 2 यूज करें। अब यहाँ पे तुम देखोगे इसके अंदर +3 है और यहाँ पे +4 है। तो एक के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, एक कार्बन ने, अगर हमने ऐसा लिखा C2 पॉजिटिव 2 C4 पॉजिटिव 2, तो इस वाली साइड पे टोटल चार्ज कितने हो गए 8, इस वाली साइड पे टोटल हो गए 6। अब हमें बैलेंसिंग में पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करनी है, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते, तो हमने इस वाली साइड पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा थी उस वाली साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो ये काम यहाँ से आता है। अब अगर तुमने इस वाली इलेक्ट्रॉन को और इस वाली इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, कभी भी जो इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड करे वो एक साइड पे हो नहीं सकते। अगर ऐसा है तो रिएक्शन या तो सिर्फ रिडक्शन है या सिर्फ ऑक्सीडेशन है। अगर ऐसा है तो पहले तो ऐसी कोई बात हाइपोथेटिकली भी एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर कर भी जाती तो ये तो रेडॉक्स का पार्ट है। एसेंशियली वन पार्ट हैज टू बी ऑक्सीडाइज and second part has to be reduced, so there is no way that both electron can be added to the same side of the reaction। तो यहाँ पे इन्हें कैंसिल करने के लिए क्या करा, इस वाली पार्ट को तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इस वाली पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पे क्या है 2 KMnO4 और इस वाली साइड पे क्या है 5 C2O4। तो ये चीज़ें आ गई। नेक्स्ट पार्ट में हमें वर्किंग फार्मूला फाइंड आउट करनी है। वर्किंग फार्मूला, तो वर्किंग फार्मूले के लिए जो पार्ट है वर्किंग फार्मूले के लिए क्या करा भाई, ये अपने पास है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। एक बार इसे डिसाइड कर ली कौन सा एसिड का हिस्सा है और कौन सा, सपोज इसे लिखा ऑक्जेलिक एसिड, तो इस वाली साइड पे बाय डिफॉल्ट ये KMnO4 की बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें सही नहीं है, इक्विवेलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें सही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इस बात को नहीं बताई कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए। अगर दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े या यूज करे तो फिर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैटर 2 × 5 का है, तो क्या करते हैं वैलेंसी इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे थे, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे थे 5, तो इसके आगे हमने N1 लगाई 5 M1V1। इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे 2, तो इसके आगे लिखी 2 M1, ये M2V2 और इसके आगे 2 M1V1। अब अगर मान लो हमने M2 फाइंड आउट करनी है, M2 मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ KMnO4। तो इस वाली केस में फॉर्मूला क्या बना भाई, इस वाली केस में फॉर्मूला बना 2/5 into this is the M1V1 divided by divided by V2। 2/5 M1V1 डिवाइडेड बाई V2, ये अपना वर्किंग फॉर्मूला है। अब यहाँ से हाइपोथेटिकली हम यहाँ से M2 फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमने ऑक्जेलिक एसिड की मोलैरिटी और वॉल्यूम हमें पता है। ऑब्वियसली बात है, पता है तभी तो टाइट्रेशन कर रहे, अगर पता नहीं होती तो टाइट्रेशन क्यों कर रहे। तो यहाँ से चीज़ें मालूम है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी प्रोसीजर क्या है। तो इसकी प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है, सबसे पहले यहां पे लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड और इस वाले में डाल दी KMnO4। इंडिकेटर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, इंडिकेटर कुछ भी नहीं ले। सपोज अपने पास यहाँ पे 0.1 M 20 ml, हमने 20 ml वॉल्यूम ले रखी है ऑक्जेलिक एसिड। हर एक पॉइंट के बाद में ये बेसिकली क्या है, पिंक कलर सॉल्यूशन है। तो हर बार जब तुमने यहाँ पे ड्रॉप डाली तो ये थोड़ी मोमेंट्री पिंक होने के बाद ये फाइनली कलरलेस हो जाना है। लेकिन एंड पॉइंट पे क्या होना है, एंड पॉइंट के ऊपर क्या होना, जो एंड पॉइंट है वहाँ पे क्या होना, जैसे ही तुमने एक ड्रॉप डाली ये पूरा सॉल्यूशन पिंक हो जाना है। अब तुम्हें ये आइडिया तो है ही कि हमने फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा था।
तो सपोज अगर तुमने M1 ले रखी है, M1 ले रखी है 0.1 और वॉल्यूम तुमने ले रखी है 20 ml, लेट इट बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करा था, 2/5 M1 इंटू V1 0.1 इंटू 20 और सपोज हमने पिपेट के ऊपर वॉल्यूम ले रखी है 30 ml। तो इससे मालूम हो जाना है कि M2 की वैल्यू कितनी है। यहाँ से यूज करा तो मैं M2 की वैल्यू का आइडिया लग जाना है कि M2 की वैल्यू कितनी होगी। ये कितनी हो गई 4/15 और ये है 1/10। तो जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है, 4/140 4/150। तो ये जो मोलैरिटी है ये कितनी हो गई, रफली कितनी हो गई, रफली हो गई ये 2.5 लगा लो, 2.6 लगा लो। इसकी एक रफ सी वैल्यू हो गई 2.5 इंटू 10⁻⁻²। 2.5 इंटू 10⁻⁻², इस तरह की इसकी मोलैरिटी आ जाती है। अब यहाँ पे सेल्फ इंडिकेटर का जो मैटर है आता है वो कैसे जनरेट होता है, ये देखो। शुरुआत में जब हमने KMnO4 को H2SO4 के साथ लिया, KMnO4 को H2SO4 के साथ एसिडिफाई करा, तो इसने जनरेट करी Mn2 पॉजिटिव, और ये Mn2 पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो रिएक्शन में कहीं बाहर से कैटलिस्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कैटलाइज कर जाता है। क्यों? कैटलिस्ट यहाँ पे KMnO4 नहीं है, KMnO4 इज एक्टिंग एज ए सेल्फ इंडिकेटर। इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेल्फ इंडिकेटर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जो कैटलिस्ट है वो KMnO4 है, KMnO4 नहीं, वो Mn2 पॉजिटिव है। और यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है जब हम इसे वापस करते हैं किसके साथ, मोर सॉल्ट के साथ। तो ये टाइट्रेशन की कौन सी टाइप है? ऑफ कोर्स वंस अगेन इट्स ए रेडॉक्स, वंस अगेन इट्स ए रेडॉक्स। इक्वेशन थोड़ी देर में देखती। इंडिकेटर अगर हमने KMnO4 यूज करी तो वो खुद ही इंडिकेटर है, इट्स ए सेल्फ इंडिकेटर, बिकॉज इट्स ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बिल्कुल पहले जैसा ही है, प्रोसीजर पहले जैसा ही है। क्या करते, यहां पे एक मोर सॉल्ट लेते। अब तुम कह सकते कि भाई हमने क्या करा, 4.9 ग्राम मोर सॉल्ट ली। कितने में ली? 250 ml सॉल्यूशन में। तो 4.9 ग्राम, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 4.9/392 डिवाइडेड बाई 250/1000। तो ये आ गई M/20। तो तुमने मोर सॉल्ट पकड़ ली यहाँ पे M/20, और इसकी वॉल्यूम कितनी ले रखी है तुमने? इसकी वॉल्यूम ले रखी है 250 ml। यहाँ पे इंडिकेटर की जरूरत नहीं, नो इंडिकेटर। इस वाली केस में यहाँ पे तुमने लिखा मोर सॉल्ट, इसमें KMnO4 भी है प्लस H2SO4 भी है। बेसिकली KMnO4 प्लस H2SO4 है। H2SO4 इसलिए यूज करते कि कहीं Mn7 पॉजिटिव MnO2 में कन्वर्ट ना हो जाए, Mn7 पॉजिटिव MnO2 में कन्वर्ट ना हो जाए मोर सॉल्ट से रिएक्शन के बीच में। अब स्टार्ट में तुमने इसकी वॉल्यूम नोट कर ली, स्टार्ट में तुमने इसकी वॉल्यूम नोट कर दी। लेट इट बी, मान लो ये 60 ml है और ये मान लो 20 ml है। तो तुम्हें आइडिया लग गया कि तुमने KMnO4 कितना यूज करे। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड इज इक्वल टू 40 ml। तो यहां भी ऐसा ही होना है कि जिस पॉइंट पे वो एंड पॉइंट आना है एकदम से वो पिंक कलर बन जानी है। उसके पहले क्या हुआ, एक ड्रॉप डाली, हल्की से पिंक हुई, और तुमने जब सेक करा तो वापस कलरलेस हो जाती। ये तुम करते रहते, कॉन्टिन्यूस करते रहते। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे जो कलर है अब वो परमानेंट कलर चेंज है, अब ये कलरलेस नहीं हो रही। जहाँ पे कलरलेस होना बंद हो जाए वो एंड पॉइंट है, और वो इंडिकेट करता है कि वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 हैज बीन बैलेंस्ड बाई और काउंटर बैलेंस्ड बाई वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोर सॉल्ट। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? इसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे करनी है। इसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे करनी है। जो मोर सॉल्ट है
ये बेसिकली फेरस अमोनियम सल्फेट है। फेरस सल्फेट भी है, अमोनियम सल्फेट भी है। तो अमोनियम ने तो कुछ ऑक्सीडाइज नहीं होना, Fe2 पॉजिटिव ने Fe3 पॉजिटिव में खुद को ऑक्सीडाइज करना है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन यूज करे? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन Mn+7 से रिड्यूस हो रहा है Mn+2 के अंदर में, इसने कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमने इसकी बैलेंस इक्वेशन निकाली M1V1 = M2V2 और यहाँ पे हमने n का फैक्टर भी यूज करा, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे? 5। इसने कितने एक्सेप्ट करे हैं? इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे? 5। इसने कितने लूज करे? 1। तो ये है अपना KMnO4 और ये पार्ट है अपने मोर सॉल्ट का। मोर सॉल्ट की हमने चीज़ें ले रखी है। m की वैल्यू कितनी है भाई? m की वैल्यू है m/20 और वॉल्यूम कितनी ले रखी है? 250। हमें इसकी वॉल्यूम का आइडिया लग गया कि इसकी वॉल्यूम कितनी है। इसकी वॉल्यूम है अपनी कितनी? इसकी वॉल्यूम है 40 ml। पीछे एक्सपेरिमेंट में देखा, लेट्स से कि वॉल्यूम हमने यूज कर ली 40 ml। अब यहाँ पे अगर हमें M1 फाइंड आउट करनी है तो M1 फाइंड आउट कैसे करा? M2V2 डिवाइडेड बाई M1 और यहाँ पे 1/5। तो ये वैल्यू जब तुमने इसमें पुट करी तो यहाँ से हम फाइनली आंसर निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। तो ये तरीका है लैब के अंदर इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने का। तो मैं ये बातें डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही पढ़नी है। वहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में KMnO4 के इंडिविजुअल रिएक्शंस पढ़ रखे, K2Cr2O7 के इंडिविजुअल रिएक्शंस पढ़ रखे। वहाँ पे NCERT में इसके साथ मोर सॉल्ट के साथ और ऑक्जेलिक एसिड के साथ वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना रहे ये दे रखा है। हाँ, उन्होंने इसकी टाइट्रेशन के बारे में बातें नहीं करी, लेकिन इसकी टाइट्रेशन कुछ बहुत लेंदी सी प्रोसेस नहीं, 5-10 मिनट का वीडियो है।